दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान के भाग। आप जानते हैं भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के भाग और उनके बारे में जो स्पष्ट तथ्य हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जानते हैं भारतीय संविधान के भाग 1 के बारे में। दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में प्रावधान करता है और इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक जो है भारतीय संविधान के भाग 1 में शामिल है। भारतीय संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 संघ और उसका राज्य क्षेत्र यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से संबंधित है। ये देश के नाम, भौगोलिक सीमा और नए राज्यों के गठन की रूपरेखा तय करता है। अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट घोषित करता है, जो उसकी क्षेत्रीय अखंडता से संबंधित है। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा, ऐसा बताता है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने की संसद की शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। और अनुच्छेद 4 पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिमाणिक विषयों के उपबंध के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियों से संबंधित हैं। अब आइए जानते हैं भारतीय संविधान के भाग 2 के बारे में। तो भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 है। भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान का भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है, भाग 2 नागरिकता से संबंधित है और अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता यानी सिटीजनशिप से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है और ये भाग बताता है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने पर कौन भारत का नागरिक था और नागरिकता पाने या खोने के क्या नियम हैं। अब आइए देखते हैं भारतीय संविधान का भाग 3। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाग 3 जो है मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जिसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। याद रखिएगा, भाग 3 जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और ये नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा तथा संवैधानिक उपचारों के माध्यम से 6 मूल अधिकार प्रदान करता है, जो राज्य के विरुद्ध और न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय यानी लागू किए जाने योग्य होते हैं। चौथा, तो भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन है। याद रखिएगा, भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP से संबंधित हैं, जिसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है। ये भाग आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दिशा निर्देश प्रदान करता है। याद रखिएगा, भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है और इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। और ये तत्व जो है नीति निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय यानी नॉन जस्टिसिएबल हैं। इनके उल्लंघन पर सीधे अदालत नहीं जाया जा सकता है, लेकिन ये देश के शासन में मूलभूत हैं। भारतीय संविधान का भाग 4A। दोस्तों देखिए, भारतीय संविधान का भाग 4A यानी 4 का मूल कर्तव्य और इनका वर्णन अनुच्छेद 51A में किया गया है। मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसाओं पर शामिल किया गया था। अब आइए भारतीय संविधान के भाग 5 के बारे में जानते हैं। तो भारतीय संविधान का भाग 5 संघ यानी यूनियन से संबंधित है और अनुच्छेद 52 से 151 तक इसका वर्णन किया गया है।
भारतीय संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 संघ यानी द यूनियन से संबंधित है। इसमें केंद्र सरकार की संरचना, शक्तियां और कार्यप्रणाली का वर्णन है। ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, संसद यानी लोकसभा, राज्यसभा, सर्वोच्च न्यायालय और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रावधानों को शामिल करता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है भाग 5। इसमें भारत संघ यानी यूनियन से संबंधित जो भी प्रावधान हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, संसद, सर्वोच्च न्यायालय और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित प्रावधान संघ वाले भाग में यानी भाग 5 में किया गया है। भारतीय संविधान का भाग 6 जो है ये राज्यों से संबंधित है। भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237 ये राज्य सरकारों यानी स्टेट्स गवर्नमेंट के शासन से संबंधित है। इसमें राज्य स्तर पर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की संरचना, उनकी शक्तियां और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है। इसके तहत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य विधानमंडल और उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है भाग 5 जो है संविधान का भाग 5 संघ यानी यूनियन के बारे में प्रावधान है। तो भाग 6 राज्य यानी स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित प्रावधान भाग 6 में किए गए हैं। अब आइए भारतीय संविधान के भाग 7 पर आते हैं। तो भारतीय संविधान का भाग 7 ये 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा इसको निर्सित किया गया है। भारतीय संविधान का भाग 7 मूल रूप से प्रथम अनुसूची के पार्ट बी के राज्यों यानी पूर्व रियासतों से संबंधित था, जिसमें एकमात्र अनुच्छेद 238 था। यह पार्ट बी के राज्य जो हैं वो पूर्व जो भारत की रियासतें थीं उनसे संबंधित था, जिसमें एकमात्र अनुच्छेद 238 था। इसे 1956 में 7वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निरसित यानी निरस्त करके हटा दिया गया है। ये अब संविधान का हिस्सा नहीं है और इसे निष्क्रिय माना जाता है। भाग 7 में जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर, राजस्थान जैसी पूर्व रियासतों के प्रशासनिक और विधायी ढांचे इसमें शामिल थे और 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बाद भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, जिससे राज्यों का ABCD वर्गीकरण समाप्त कर दिया गया। और भाग 7 जो है ये अब भारतीय संविधान के लागू संस्करण में नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से 1950 से 1956 के बीच ये भाग प्रासंगिक था। अब आइए भारतीय संविधान के भाग 8 के बारे में जानते हैं। तो भारतीय संविधान का भाग 8 जो है अनुच्छेद 239 से 242 तक इसमें शामिल है। ये यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन का वर्णन इसमें किया गया है। याद रखिएगा भारतीय संविधान के भाग 8 अनुच्छेद 239 से 242 में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन का वर्णन है। ये भाग बताता है कि केंद्र शासित प्रदेशों का शासन सीधे किसके द्वारा, तो सीधे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, उसका नाम उपराज्यपाल या प्रशासक हो सकता है, उसके माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है। इसमें दिल्ली और पुडुचेरी जैसे क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान भी शामिल हैं। तो भाग 8 में प्रशासन जो है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के माध्यम से होता है, जो प्रशासक नियुक्त करते हैं। अब आइए भाग 9 पर आते हैं। भाग 9 बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पंचायतों से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 9 ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के रूप में पंचायतों से संबंधित है। इसे 1992 याद रखिएगा, इसे 1992 के 73वें संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको जोड़ा गया था। अनुच्छेद 243 से 243O तक इसमें ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की संरचना, चुनाव और शक्तियों को परिभाषित किया गया है और ये ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के लिए संवैधानिक ढांचा प्रदान करता है। और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243O तक शामिल हैं। इसमें ग्राम सभा, पंचायतों के गठन, उनकी संरचना, इसके अलावा आरक्षण आदि से संबंधित प्रावधान भाग 9 में किए गए हैं। इसी तरह भाग 9A जो है ये नगर पालिकाओं से संबंधित है।
देखिए, भाग 9A या 9 क ये शहरी स्थानीय निकाय यानी नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसे 1992 में, याद रखिएगा, 1992 में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। ये 1 जून 1993 को प्रभावी हुआ था, जो नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगमों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों के शासन का ढांचा प्रदान करता है। और इसमें अनुच्छेद 243 P से 243 ZG तक प्रावधान किए गए हैं। इसमें शहरी स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। लोकतंत्र को मजबूत करने और कार्यभार का विकेंद्रीकरण करने के लिए ये भाग 9A जोड़ा गया था। इसके अलावा देखिए, भाग 9 में एक 9B भी शामिल है, 9B। 9B क्या है? तो 9B जो है, पार्ट 9B या 9 ख, ये जो है इसे 97वें संविधान संशोधन, याद रखिएगा, 97वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 2011 में जोड़ा गया था। और इसमें सहकारी समितियां यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ये भाग अनुच्छेद 243 ZH 243 ZH से 243 ZT तक सहकारी समितियों के लोकतांत्रिक कामकाज, स्वैच्छिक संगठन, स्वायत्त संचालन, पेशेवर प्रबंधन और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। और भाग 9B का उद्देश्य सहकारी समितियों को संवैधानिक मान्यता देकर उनके कामकाज में पारदर्शिता लाना है। आगे बढ़ते हैं, भाग 10 पर आते हैं। भाग 10 जो है, संविधान का भाग 10 अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में प्रावधान करता है। भाग 10 जो है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र यानी शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 244 और 244A शामिल हैं। इसमें भारत के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन, नियंत्रण और जनजातीय समुदायों के अधिकारों के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। और ये भाग सुनिश्चित करता है कि जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची के अनुसार हो और जनजातीय संस्कृति, परंपरा और भूमि की रक्षा करना, उन्हें स्वायत्तता प्रदान करना इस भाग का मुख्य उद्देश्य है। अब आइए संविधान के भाग 11 पर आते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। इसमें संघ और राज्यों के बीच संबंधों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 245 से 263 ये भाग 11 के अंतर्गत आते हैं। इसमें संघ यानी केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का वर्णन किया गया है। ये मुख्य रूप से 2 भागों में बटा हुआ है। विधायी संबंध यानी कानून बनाने की शक्ति और प्रशासनिक संबंध यानी कार्यकारी शक्तियाँ। ये केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के वितरण और उनके सहयोग को रेखांकित करता है। इसी तरह संविधान का जो भाग 12 है, ये वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 12 अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300 क जो है, ये मुख्य रूप से वित्त, संपत्ति, संविदाएं यानी कॉन्ट्रैक्ट्स और स्यूट से संबंधित है। ये भाग केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे, कराधान यानी टैक्सेशन, सरकारी उधारी और नागरिकों के संपत्ति के अधिकार के बारे में वर्णन करता है। नागरिकों के संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, लेकिन अब अनुच्छेद 300 क के तहत इसे एक विधिक या कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया है। अब आइए भारतीय संविधान के भाग 13 पर आते हैं। भारतीय संविधान का भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यवसाय, व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में उपबंध करता है। अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307 इसमें शामिल हैं और भारत के क्षेत्र यानी टेरिटरी के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम इसकी स्वतंत्रता से संबंधित है। ये पूरे देश में निर्बाध व्यापार सुनिश्चित करता है और संसद और राज्यों को व्यापार के नियमन संबंधी शक्ति प्रदान करता है। इसमें व्यापार की स्वतंत्रता, प्रतिबंध लगाने की शक्ति, व्यापार का नियमन और निर्देशन शामिल है। भारतीय संविधान का भाग 14 ये संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं की बात करता है। सेवाएं कौन सी? जो कि पब्लिक सर्विस यानी लोक सेवाएं। तो
तो देखिए, भारतीय संविधान का भाग 14 अनुच्छेद 308 से 323 तक केंद्र और राज्यों के अधीन लोक सेवाओं से संबंधित है। इसमें सिविल सेवकों की भर्ती, सेवा शर्तें, सुरक्षा जैसे अनुच्छेद 311 के तहत, और संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना के प्रावधान इसमें शामिल हैं। और प्रश्न भी पूछता है, अनुच्छेद 315 जो है ये संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। और इस भाग का उद्देश्य क्या है, तो ये लोक सेवा के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करना, ये भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 308 से 323 के अंतर्गत इसका उद्देश्य है। अब आइए भाग 14 क, देखिए भाग 14 का ये अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल से संबंधित है। ट्रिब्यूनल से संबंधित है भाग 14 का अनुच्छेद 323 ए से 323 बी तक अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल्स की जो है ट्रिब्यूनल से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों भाग 15, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाग 15 निर्वाचन यानी इलेक्शन से संबंधित हैं। अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 ए तक भारतीय संविधान में निर्वाचन और उनसे संबंधित जो भी प्रावधान हैं वो किए गए हैं। तो ये भाग भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। निर्वाचन या इलेक्शन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 15 में किए गए हैं। भाग 16 पर आते हैं। भारतीय संविधान का भाग 16 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 तक। तो भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक ये कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जिसमें अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब और पिछड़े वर्ग यानी अदर बैकवर्ड क्लासेज, इनके संबंध में विशेष संरक्षण और आरक्षण का प्रावधान भाग 16 में किया गया है। इसमें संसद, विधानसभा में सीटों का आरक्षण, सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व और पिछड़ेपन को दूर करने के प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान का भाग 17 देखते हैं। ये राजभाषा से संबंधित है, अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351। राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान का भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा से संबंधित है। इसमें संघ की राजभाषा, प्रादेशिक भाषा, सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों की भाषा और हिंदी विकास या हिंदी भाषा के विकास से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ये सुनिश्चित करता है कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा है। तो याद रखिएगा, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। और राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समितियों के प्रावधान इस भाग में किए गए हैं। तो भारतीय संविधान का भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। भाग 18 आपात उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजन से संबंधित है। भाग 18 भारतीय संविधान का भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 तक ये आपातकालीन प्रावधान यानी इमरजेंसी प्रोविजन से संबंधित है। ये भाग केंद्र सरकार को युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या वित्तीय अस्थिरता जैसी असाधारण स्थितियों में राष्ट्र की सुरक्षा और एकता की रक्षा के लिए शक्तियां प्रदान करता है। राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था अनुच्छेद 352 में है। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन का प्रावधान अनुच्छेद 356 में है। और वित्तीय आपातकाल का प्रावधान देश की वित्तीय स्थिरता को खतरा होने पर अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है, जो आज तक भारत में कभी नहीं लगाया गया है। भाग 19 पर आते हैं। भाग 19 ये जो है अनुच्छेद 361 से 367 ये मिससेलेनियस यानी प्रकीर्ण प्रकार का है। इसमें मुख्य रूप से राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुखों को उनकी आधिकारिक शक्तियों के लिए कानूनी सुरक्षा, रियासतों के शासकों के विशेषाधिकारों का उन्मूलन और पूर्व संवैधानिक संधियों से संबंधित विवादों में न्यायिक हस्तक्षेप को प्रतिबंधित करने जैसे विविध प्रावधानों को शामिल किया गया है। तो अनुच्छेद 19 जो है ये प्रकीर्ण यानी विविध से संबंधित है। देखिए, अनुच्छेद 22 के बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 20 के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 20 के बाद 19 के बाद अनुच्छेद 20 के बारे में जानते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए,
अनुच्छेद 20 ये संविधान संशोधन यानी अमेंडमेंट से संबंधित है। भाग 20 संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया प्रदान करता है। संसद जो है संविधान में संशोधन की शक्ति किसको है? संसद को है। तो भारतीय संविधान का भाग 20 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया की व्यवस्था करता है। इसमें केवल एक अनुच्छेद मात्र 368 यानी 368 शामिल है, जो संविधान के प्रावधानों को जोड़ने, बदलने या निरस्त करने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। और भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो इसका मुख्य विषय संविधान का संशोधन यानी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया का वर्णन है। और संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, बशर्ते वो संविधान के मूल ढांचे या बेसिक स्ट्रक्चर को न बदले। अब आइए भारतीय संविधान के भाग 21 के बारे में जानते हैं। ये अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध वाला भाग है। अनुच्छेद 369 से 392 ये व्यवस्था है। तो भारतीय संविधान का भाग 21 अनुच्छेद 369 से 392 अस्थायी यानी टेम्परेरी, संक्रमणकालीन यानी ट्रांजिशनल और विशेष उपबंध यानी स्पेशल प्रोविजन से संबंधित है। ये भाग संविधान लागू होने के संक्रमण काल के लिए कुछ विशेष प्रावधान करता है, जिसमें अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर जो कि अब संशोधित हो गया है, अनुच्छेद 371 इसमें 12 राज्यों के लिए विशेष प्रावधान शामिल हैं। अस्थायी प्रावधान अनुच्छेद 369 में ये संसद को राज्य सूची के कुछ विषयों पर कानून बनाने की अस्थायी शक्ति देता है। और अनुच्छेद कुछ राज्य हैं भारत के 12 राज्य जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा के लिए इसमें विशेष प्रावधान उनकी विशिष्ट जरूरतों के अनुरूप किए गए हैं। अब आइए भारतीय संविधान का भाग 22 देखते हैं। भाग 22 जो है ये संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 393, 94, 395 यानी कुल 3 आर्टिकल इसमें शामिल हैं, जो संविधान के नाम, लागू होने की तारीख और पुराने कानूनों के निरसन जैसे भारत सरकार अधिनियम 1935 की पुष्टि करते हैं। अनुच्छेद 393 इसमें संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान बताया गया है। अनुच्छेद 394 ये प्रावधान करता है कि ये संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू होगा, जबकि कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। और अनुच्छेद 395 भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को निरस्त यानी रद्द करता है, जिससे ब्रिटिश कानून समाप्त हो गए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने भारत के संविधान के 22 भाग और उनसे संबंधित अनुच्छेद और क्या प्रावधान उन भागों में किए गए हैं उनके बारे में विस्तार से जाना। ये वीडियो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।